नमस्कार, मैं सुभाष यादव। जीएमएस वर्ल्ड एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सपनों को कैसे साकार किया जाए। हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम आबादी गांव में रहती है और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजवान कभी ऐसा नहीं चाहता है कि वो आगे न बढ़े। हर इंसान की, हर नौजवान के एक सपने हैं। वो रात को सोते हुए, दिन में जागते हुए, पढ़ते हुए, बिजनेस करते हुए, नौकरी करते हुए यही सोचता है कि हमारी गाड़ी आगे कैसे बढ़े, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़े और मेरे सपने कैसे साकार हों। तो भाई सोच तो है हमारे पास, बड़े विज़न तो हैं, लेकिन रास्ते कैसे मिलेंगे, कैसे पहचान होगी कि हम अपने रास्ते की तरफ जा रहे हैं, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं रास्ता सही पकड़ के जा रहा हूँ। इसके लिए जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं भी स्ट्रगल करके आया हूँ, आज जिस ऊंचाई पे बैठा हूँ, अगर आपके बीच में मेरी स्पीच जा रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमने किया है और करके सीखा है। सीखने से ही ऊंचाइयों पे हम पहुँचे हैं। तो जैसे हम बहुत बड़ा सोचते हैं और सबसे पहले सोचना, कभी किसी सपने को अगर साकार करना है तो उससे पहले दिमाग में सोच डेवलप होती है। गांव में, क्योंकि मैं इसलिए सरल भाषा का प्रयोग करता हूं क्योंकि हमारे देश की, हिंदुस्तान की मैक्सिमम आबादी गांव में रहती है। तो जब गांव में रहती है, तो जब गांव मेरा सफल होगा, गांव में विजन आएगा, गांव के नौजवान अच्छा सोचेंगे, गांव के नौजवान आगे बढ़ना चाहेंगे, तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे आप अगर बड़ा सोचते हैं और बड़ा सोच के बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार मैं बड़ा तो सोच रहा हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा हो नहीं रहा है। तो अमूमन यही लोग सोचते हैं, बड़ा सोच लेते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा हो नहीं पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि जैसे आप अपनी दिनचर्या, जो आप रोज़ कार्य करते हैं, 24 घंटे का दिन सबके लिए है। जो करोड़पति है उसके लिए भी है, जो लखपति है उसके लिए भी है, जो लेबर है उसके लिए भी है, जो बहुत ज़्यादा सक्सेस है उसके लिए भी 24 घंटे का ही समय है। किसी के लिए भी प्रकृति ने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है कि उस एक्स्ट्रा टाइम में वो कुछ काम कर सके। लेकिन जिसके पास टाइम का मैनेजमेंट है वही सबसे सक्सेस व्यक्ति है। जो भी सक्सेस हुआ वो टाइम को मैनेज करके हुआ है, क्योंकि इसी 24 घंटे में सक्सेस को भी हासिल करना है और ऊंचाइयों पे भी पहुंचना है। तो मेरे समझ में मैं आपसे जो बताना चाहता हूँ, जब मैं किसी विज़न पे काम करता हूँ, मैं जब किसी सपने को साकार करना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं अगर जो विज़न लेके चल रहा हूँ, क्या उस रास्ते पे चल रहा हूँ। तो उसके लिए जो सुबह, जैसे सुबह आप सो के उठते हैं, रोज़ की दिनचर्या है आपकी, सो के उठना, सो के उठने के बाद आप फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं, उसके बाद कोई जॉब करता है तो ऑफिस के लिए जाता है, कोई बिजनेस करता है तो वो भी ऑफिस के लिए जाता है। जिसके जो भी कार्य है उस कार्य में लग जाता है। ब्रेकफास्ट, सुबह की दिनचर्या को पूरा करने के बाद अपने काम में लग जाता है। तो अक्सर लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कोई 12 घंटे की भी ड्यूटी करता है। जो ओनर होता है वो 18 घंटे की भी ड्यूटी करता है अपने काम को, क्योंकि उसको बढ़ाना है। तो काम को बढ़ाना है तो समय ज़्यादा देना पड़ता है, और समय ज़्यादा देना पड़ता है तो अगर बहुत ज़्यादा सफलता की तरफ आपको तेज़ी से बढ़ना है, तो जो भी समय आप अपने बिजनेस में दे रहे हैं उसमें पूरा का पूरा समर्पण होना चाहिए। 100 का 100% अगर आप टाइम दे रहे हैं तभी आप सफल होंगे। तो हमारे जब बड़े सपने होते हैं, बड़े विज़न होते हैं, अपने विज़न की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं और सोचते हैं, हो नहीं पाता है, तो उसमें जैसे सुबह आप उठे, दिनचर्या को आपने पूरा किया, बिजनेस में गए, जॉब में गए, ऑफिस में गए, फिर घूम के आप घर में आए, घर में आके फिर आपने डिनर किया और सो गए। तो आपके था ये रूटीन का काम हो गया रोज़ का। आपके सपने बड़े हैं और उसके बाद आपको लगता है यार मैं सोचता हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो कैसे होगा जब आप रोज़ एक ही तरह का काम कर रहे हैं। सुबह सो के उठने से और रात को सोने तक का काम आपका एक तरह का हो रहा है। सोना, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, जॉब करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, घर पे आना, डिनर करना, सो जाना। उसमें कुछ आपने नया ऐड नहीं किया। अपने विज़न की तरफ जो रास्ता जाता हो ऐसा कुछ भी आपने ऐड नहीं किया। अगर आप जब जैसे ही आपको पता चलता है कि यार मैंने तो बड़ा सोचा लेकिन बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आप ये देखिए कि जो दिनचर्या है, जो रोज़ आप कार्य करते हैं, उसमें आपने अपने विज़न की तरफ क्या एक स्टेप रखा। अगर नहीं रखा तो आप बड़ा सोच सकते हैं लेकिन बड़ा कर नहीं सकते हैं।
बड़ा करने के लिए आपके अपनी दिनचर्या में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने सपने की तरफ कुछ न कुछ ऐसा ऐड करना होता है जो उस रास्ते को साकार कर सके। तो आपको सफल होने के लिए आज से ही ये मैं मंत्र दे रहा हूँ आपको कि आज से ही आप सुबह से शाम तक के जो क्रिया हैं, जो काम आप करते हैं, उस काम में अपने विजन की तरफ कुछ आपने किया कि नहीं किया वो आप देखिएगा, ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप रोज़ एक कदम अपने विज़न की तरह काम करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने वो रास्ता पकड़ लिया जो रास्ता सफलता की तरफ जाता है। जो आपके सपने थे, जो आपने बड़ा सोचा था, उस बड़ी सोच की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया। जब एक कदम बढ़ाएंगे, कल 2 कदम बढ़ेगा, परसों 3 कदम बढ़ेगा, ऐसे कदम बढ़ते 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 एक दिन आपको दिखने लगेगा कि आपकी मंजिल सामने है और आप मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। जैसे आप गाड़ी की लाइट जब जलाते हैं तो आपको 50 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, तो क्या आपको लाइट जलाते ही 50 किलोमीटर दूर तक दिखता है? नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है कि उसकी कैपेसिटी 500 मीटर, 300 मीटर, 200 की है। 200 मीटर आप गाड़ी जब आगे लेके जाते हैं तो उसके आगे फिर 200 मीटर आपको दिखने लगता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको आगे के रास्ते क्लियर दिखने लगते हैं, और एक समय आता है कि जो आपका टारगेट 50 किलोमीटर तक का था वो 2-2 किलोमीटर करके 200 किलोमीटर करके आपकी मंजिल के पास आपको पहुंचा दिया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, अपने सपनों की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे आपको रास्ते मिलते गए और आप अपने मंजिल के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और आपका सपना साकार होते हुए दिखता है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि आप जो सपना सोचते हैं उस सपने की तरफ काम करते हैं कि नहीं, उस सपने की तरह साकार करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं कि नहीं, उस सपने को साकार करने वाला ज्ञान अर्जित करते हैं कि नहीं। अगर जब रोज़ कुछ न कुछ उस सपने की तरफ आप करना शुरू कर देंगे, उस विज़न की तरफ आप करना शुरू कर देंगे, उस ब्रॉड सोच की तरफ आप करने लगेंगे, तो आपको सफल होना 100% तय है। क्योंकि हमने जो भी सोचा उसको किया, जब उसको किया तो स्टेप बाय स्टेप रास्ते मिलते गए, लोग मिलते गए, भीड़ जुटती गई, सपनों को साकार करने के लिए ताकत मिलती गई, लोगों ने दिमाग देना शुरू किया, लोगों ने फाइनेंशियल व्यवस्था देना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हम रास्ते की तरफ बढ़ गए और रास्ता दिख गया, रास्ते पे चलने लगे और मंजिल दिखने लगी और मंजिल पे पहुंच गए। वहां से पहुंचने के बाद और बहुत सारे रास्ते निकलने लगे, जिससे मेरी मंजिल मिलने के साथ साथ उस मंजिल से भी कितनी मंजिलें बढ़ने लगी वो धीरे धीरे आपको मंजिल पे पहुंचने के बाद पता चलने लगेगा। तो आप हमेशा सफल होना है, बड़ा सोचना है, बड़ा करना है और अपने बड़ी सोच की तरफ आगे बढ़ना है, तो आपको रोज़ अपने रोज़ वाली ज़िंदगी में उस सपने के रास्ते की तरफ जाने वाले कदम को ऐड करना पड़ेगा। उस तरह के व्यक्तियों से आपको मिलना पड़ेगा, चाहे वो पढ़े लिखे व्यक्तियों से मिलना हो, चाहे वो बिजनेसमैन व्यक्तियों से मिलना हो, जो उस तरफ रास्ते को आपको दिखा सकें, उस रास्ते को चलने के लिए आपको सपोर्ट कर सकें। उस सपने के साकार होते रास्ते पे आप जाइए और आपको सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको आपकी मंजिल आपको दिखती हुई नज़र आएगी। ये मैं आपके सपनों को साकार करने का मंत्र आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि गांव में जब आप कभी जाते होंगे तो नौजवानों को आप देखे होंगे कि किसी चट्टी पे, चौराहे पे, दुकान पे, गांव में कहीं गुटबाजी करके एक साथ बैठे रहते हैं, और वो जो बातें करते हैं उनकी बातें आप कभी सुनेंगे तो उनकी बातें जो होती हैं उसमें कोई विज़न नहीं दिखता है। उसका कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई विज़न है ही नहीं। जैसे माहौल में व्यक्ति रहता है उसी तरह की बातें करता है। तो जब आप आपस में वो बात करते हैं तो कभी इनको मारने की, कभी उनको डांटने की, कभी उसको गिराने की, कभी दिखावा करने की, कभी टेलर की, कभी कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका उनके भविष्य से कोई लेना देना है ही नहीं। क्या वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कारण क्या है कि उनके पास कोई माहौल ही नहीं है, कोई उनको रास्ता दिखाने वाला है ही नहीं। जिससे रास्ता पूछने जाते हैं उसको रास्ते की जानकारी खुद ही नहीं। वो जो रास्ता जानता है अपने घर के माध्यम से, अपने गार्जियन के माध्यम से, अपनी पीढ़ियों के माध्यम से, वही अपने बच्चों को बताता है। बच्चे, आप ये जानते हैं कि बच्चे बताने से ज़्यादा करने से सीखते हैं।
तो जब हम जो कुछ भी काम करते हैं घर पे, बाहर करते हैं, घर पे करते हैं, खेती का काम करते हैं, मार्केट का काम करते हैं, तो हमारा जो छोटा बच्चा होता है गांव का या शहर का कहीं का भी होता है, तो अपने गार्जियन को फॉलो करता है कि हमारे पापा कैसे काम कर रहे हैं, हमारी मम्मी कैसे काम कर रही है, हमारी मम्मी रिस्पेक्ट कैसे करती है, हमारे पिताजी और मार्केट का या घर का काम कैसे करते हैं, हमारे पापा कहाँ से पैसा ले आते हैं, हमारे पापा कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे पैसा आता है। तो वो देखता है कि हमारे पापा खेती कर रहे हैं, हमारे पापा कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारे पापा कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जिससे हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो भी खर्चे हैं उनके छोटे मोटे कार्य से हो जाते हैं। तो उसी कार्य को वो बच्चा धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर देता है, क्योंकि भाई उसके घर में जो काम करने का तरीका है, जो आर्थिक स्रोत है, उसी का वो सीखेगा। उसके पास कोई विज़न है या नहीं है, विज़न कहाँ सीखेगा जब उस गांव में कोई माहौल ही नहीं है। तो जब माहौल नहीं है, विज़न नहीं है, सपने नहीं है, ब्रॉड माइंड नहीं है, तो आदमी गोल 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 घूमते 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 जीवन का अंत कर देता है। और एक समय आता है कि गाँव में लोग कहते हैं कि यार गाँव के लोग तो सफल ही नहीं होते हैं, गाँव में तो कोई विज़न ही नहीं है, वहाँ पर जाइए तो बहुत निगेटिविटी है, वहाँ पर जाइए तो लड़कों का कोई काम करने का मन ही नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ के भी लड़के काम करना चाहते हैं, वहाँ के लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ भी चाहते हैं कि अपनी देश की सेवा करें, वहाँ भी चाहते हैं कि देश के विकास में हमें एक कदम अपना रखें। लेकिन रखेंगे कैसे जब कोई रास्ता बताएगा तब ना। वहाँ की शिक्षा पे किसी का ध्यान नहीं है, वहाँ के प्रगति पे किसी का ध्यान नहीं है, वहाँ के सोसाइटी पे किसी का ध्यान नहीं है, वहाँ के नौजवानों पे किसी का ध्यान नहीं है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार मेरी मदद करेगी। सरकार मदद किसी की नहीं कर पाएगी। सरकार आपको सुविधा मुहैया करा सकती है, लेकिन सुविधा की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि जिसके लिए सरकार सुविधा देती है, क्या उसको सुविधा मिलती है? नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिल पाती है कि गांव के में लोग राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो गांव के लोगों की स्थिति है कि एक दूसरे को तोड़ना, उनको जोड़ना, इनको तोड़ना, इनका काम ना हो उनका काम हो जाए, उनका काम ना हो इनका काम हो जाए, इनको हम अगर इनका काम मैं करवा देता हूँ तो मेरा नाम हो जाएगा, इनका काम मैं करवा देता हूँ तो मेरा नाम हो जाएगा। एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। इसलिए पड़े रहते हैं कि वहाँ का माहौल ही ऐसा है। आप देखेंगे जैसे आप शहर से या कहीं से कमा के आइए या कहीं भी आप रहते हो, किसी गांव में आप चले जाइए, रास्ता जैसे हम शहर में पूछते हैं तो शायद एक गली से दूसरी गली का रास्ता अगर शहर में हम पूछेंगे तो कोई आदमी बताने को तैयार नहीं रहता, उसको नहीं पता रहता, वो बताता भैया आगे जाके पूछ लीजिए, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं आप गाँव में चले जाइए, अगर गांव में आप चले जाते हैं तो गांव में और किसी व्यक्ति से 2 किलोमीटर दूर ही अगर पूछते हैं कि क्या आप फला व्यक्ति को जानते हैं, तो वो बोलेगा हाँ हाँ भैया मैं जानता हूँ। आप यहाँ से 2 किलोमीटर जाइएगा, एक ऐसी मार्केट पड़ेगी, उस मार्केट के बगल में ऐसा गांव है, वहाँ जाके पूछ लीजिएगा, वो बड़े चर्चित आदमी, उनको लोग जानते हैं। लेकिन उतने ही पोजीशन पे उतने ही चर्चा का व्यक्ति अगर शहर में है तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के विषय में पूछेंगे कि उसमें कोई फला व्यक्ति रहते हैं तो कोई बताने को तैयार नहीं होगा। इसलिए नहीं बताने को तैयार होगा कि यहाँ का जो समय है, यहाँ के जो व्यक्ति हैं जो शहर में रहते हैं, वो अपने पूरे टाइम को मैनेज करके रखे, उनके पास टाइम ही नहीं है दूसरे के विषय में जानने का। और गांव में क्या है, गांव में सबके पास टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम है कि वो दूसरे के विषय में हमेशा जानना चाहते हैं, दूसरे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं और जानते भी हैं। तभी तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर दूर तक आप किसी सम्मानित आदमी, किसी नामी आदमी को पूछते तो लोग बता देते हैं। कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई पैसे वाला व्यक्ति गांव में हो तो उसको लगभग 10-15 किलोमीटर तक लोग जानते हैं। लेकिन वही शहर में आके पूछेंगे तो उतने ही बड़ी पोजीशन पे रहने वाले आदमी को लोग, हमको लगता है 20-25 मीटर, 50 मीटर क्या 100 मीटर दूरी तक पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। बस उसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे व्यापार है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है, यहाँ पे लोग काम नहीं करेंगे तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो लोगों को प्रगति नहीं मिलेगी, यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो कोई उनके पास बैठेगा नहीं। लेकिन गांव में क्या है कि वहाँ पे सब लोग खाली हैं, किसी के पास काम नहीं है तो एक दूसरे के साथ बैठना, गपशप करना, उनकी बातें करना, राजनीति की बातें करना, वो उसको ऐसे हराना, उसको ऐसे जिताना है, उसको ऐसे गिराना है, गुटबाजी करना, मतलब तमाम प्रकार की ऐसी नेगेटिव बातों का वहाँ पे डेरा है जिससे प्रगति का कोई लेना देना नहीं है। तो जब प्रगति के लिए वहाँ पे किसी का फोकस ही नहीं है, अभी जैसे मैं ही हूँ या कोई भी मेरे जैसा आदमी है, गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब उस शहर में चला आता है, शहर में क्यों चला आता है, जैसे वो सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करता है तो उसको लगता है कि यार अब मेरे जैसा माहौल गांव में नहीं रह गया है।
तो जैसे ही वो सफल होता है वो शहर में चला आता है। जब वो माहौल देने लायक होता है, गांव में ये होता है कि माहौल वो देगा तो उसको देख के गांव की नई पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। लेकिन जैसे ही वो माहौल को देने के लायक बनता वैसे ही अपने बीवी बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके वो गांव छोड़ के शहर में शिफ्ट हो जाता है। तो जब अच्छा व्यक्ति, सफल व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति, जिसके पास ब्रेन है, जिसका माइंड बड़ा हो चुका है, जो बड़ा सोचता है और जो बड़े सोचने के साथ साथ बड़ा करता है, जब वो गांव छोड़ के शहर चला आएगा तो शहर के तो विजन खत्म हो गए। जो रास्ता बताने वाला व्यक्ति था, जिसको रास्ता मिल गया, वो तो रास्ता अपने तो जान गया, लेकिन जैसे उसको रास्ते का पता चला तो उसको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता है। गाँव का माहौल जो है, क्योंकि वो सिंगल व्यक्ति होता है, सक्सेस होता है, और अगर 100 व्यक्तियों के बीच में वो बैठा है तो अकेला सक्सेस है, तो 99 व्यक्ति तो उसको उल्टा सीधा ही बोलेंगे ना, पता नहीं कैसे पैसा कमाता है, कहाँ से कमाता है, किस तरह से कमाता है, यार ये इसके अंदर दिखावा है, बनावट है, टाइम नहीं देता है, इसके जब जाइए तो गाड़ी में शीशा बंद करके जाता है, तमाम प्रकार की उल्टी सीधी बातें होती हैं। तो वो सक्सेस की तरफ जाने वाला व्यक्ति को लगता है यार कहाँ फंस गए, इस माहौल में रहने लायक नहीं, अगर क्योंकि इस माहौल में हम रहेंगे तो मेरा दिमाग इरिटेट होगा और हम इसी में उलझ जाएंगे। तो वो क्या करता है, सफल व्यक्ति धीरे से वहाँ का बोरिया बिस्तर अपना बांधता है और गांव का रुख छोड़ के शहर की तरफ चला आता है। जैसे ही वो शहर में आता है तो जो भी वहाँ एक माहौल अच्छा बनने वाला रहता है गांव में, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो सक्सेस व्यक्ति था वो चला गया। कहाँ चला गया? शहर चला गया। लेकिन शहर जाने के बाद भी गांव के लोग, जो सम्मानित लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो उदाहरण देते हैं कि देखो यार फला आदमी एक था, फला व्यक्ति का एक बेटा था, अपनी मेहनत से पढ़ाई किया, अपने बुद्धि विवेक से सोचा और आज किस ऊंचाई पे है। देखो अपने फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गया, आज उसके कितने बड़े बिजनेस हो गए, कितना बड़ा व्यापार हो गया, कितने लोगों को रोजगार दे के बैठा हुआ है। और तुम लोगों की यहीं गपशप मारते हो, न तुम लोगों का पढ़ाई पे ध्यान है, न लिखाई पे ध्यान है, न किसी चीज़ पे ध्यान है। तो जब ऐसा उदाहरण दिया जाता है गांव में, तो उस गांव में एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है और उस गांव की जो नई जनरेशन होती है वो उस जैसा बनना चाहती है जो गांव छोड़ के शहर चला गया सफल होने के बाद। इसलिए चला गया कि वहाँ गांव का माहौल उसको सूट नहीं करता था। अगर वो गांव के माहौल में रहता तो जिस ऊंचाइयों पे वो जाना चाहता था शायद न जा पाता, क्योंकि वहाँ की नेगेटिव माहौल उसको डीमोटिवेट कर देते और डीमोटिवेट होते ही वो उनकी बातों में उलझ जाता, विवादों में फंस जाता, कानून के शिकंजे में फंस जाता और उसका विजन फेल हो जाता। लेकिन जाने के बाद भी एक माहौल छोड़ के वहाँ जाता है, गांव में सफल होता है तो एक वहाँ गांव छोड़ के जब शहर जाता है तो वहाँ एक माहौल छोड़ के जाता है, एक उदाहरण छोड़ के जाता है। लोग बोलते हैं कि देखिए फला व्यक्ति का बेटा, फला व्यक्ति कितना संस्कारिक है, कितना सम्मानित है, कितना सक्सेस है, इसी गाँव में था, लेकिन इस गाँव से मेहनत किया, पढ़ाई की, अच्छे संस्कार थे, अच्छे रिस्पेक्ट थे, आज कहाँ से कहाँ चला गया, खुद भी कमाता है, हजारों लोगों को काम दे के रखा हुआ है और जब भी मिलता है तो बड़े प्यार से मिलता है। तो ये जो संदेश होता है ना, उस नई जनरेशन में गांव के जाता है। तो अगर 100 की संख्या में लोग बैठे रहते हैं, 100 की संख्या में सुनते हैं, तो 10-5 लोग तो मोटिवेट हो ही जाते हैं, जो शहर का रुख करते हैं या बड़ा सोचते हैं या बड़े विजन की तैयारी करते हैं। जैसे ही सोच डेवलप होती है तो इंसान कुछ न कुछ अपने बढ़ने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने गाँव को बढ़ाने के लिए, अपने शहर को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ उस दिशा में कदम उठाता ही उठाता है। सोच ही नहीं डेवलप होगी तो आदमी काम कहाँ से करेगा? तो सोच कैसे डेवलप होती है? सक्सेस से। कोई भी व्यक्ति अगर किसी माहौल में सक्सेस होता है, चाहे वो छोटा माहौल हो चाहे बड़ा माहौल हो, जैसे ही सक्सेस होता है तो उसका कंपटीशन तैयार होता है। वहाँ के लोगों में एक कंपटीशन होता है कि यार जब वो ऐसा कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर 100 के 100 लोग नहीं कर पाते तो 10-5 लोग तो करते हैं। तो एक व्यक्ति के सफल होने से 10% सफलता और बढ़ी ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बड़ा सोचते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो उस रास्ते की तरफ आप ध्यान दीजिए और अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा बदलाव करिए जो आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जाए। आप गांव से जुड़े हों चाहे शहर से जुड़े हुए हों, लेकिन अपने से नीचे वाले बच्चों को, अपने से नीचे वाली जनरेशन को, आने वाली नई पीढ़ियों को सफलता की तरफ लेके जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे नौजवान देश है। तो आज के डेट में सबसे नौजवान देश है तो कल के डेट में सबसे ज़्यादा बुजुर्गों वाला भी देश होगा,
क्योंकि एक साथ अगर 60% नौजवान हमारे देश में हैं तो ये धीरे धीरे एक साथ बूढ़े भी तो हो जाएंगे ना। तो आज आपका जो सफलता या जो आपकी नौजवान की ताकत है वो आने वाले पीढ़ियों को कुछ न कुछ ऐसा करके दिखा दे कि हम जब उस अवस्था पे जाएं, अपने एक्सपीरियंस वाले अवस्था पे जाएं, तो हमारी जो नई पीढ़ियां आती हैं हमारे अनुभव से, हमारे सक्सेस से सीखें और देश को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ऊर्जा को लगा दें और हिंदुस्तान वर्ल्ड में एक ऐसा देश हो जहां पे लोगों को लगे कि एक समय यहाँ नौजवानों का 60% संख्या थी, आज नौजवान जो 60% थे आज वो बुजुर्ग हो गए, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने सफलता से अपने देश को इतना मजबूत बना दिया है कि उनकी नई आने वाली पीढ़ियां उनकी जगहों को ले ली हैं और वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ देश को विकास की तरफ ले जा रही हैं। उसमें गांव और शहर का सबका एक साथ सहयोग है और हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है विकास के तरफ। आज हम विकसित देशों में नहीं गिने जाते हैं, विकासशील देशों में गिने जाते हैं, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान की हर आबादी बड़ा सोच के बड़ा करने का ठान लेगी और उसमें गांव के लोगों का अगर सहयोग मिल गया तो हिंदुस्तान को विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की मैक्सिमम आबादी गांव में रहती है, मैक्सिमम ऊर्जा गांव में रहती है, लेकिन इसलिए सफल नहीं है क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव माहौल है। तो सरकार को भी गांव में पॉजिटिव माहौल के लिए कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है, बच्चों को दिशा दिखाने की ज़रूरत है। जिस दिन उनको आपने रास्ता दिखा दिया, एक बार आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, एक बार आप लोगों ने मेहनत करके, हम लोगों ने मेहनत करके गांव की ऊर्जा को सही रास्ता दिखा दिया, फिर देश को ऊंचाइयों पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। देश में चारों तरफ खुशियों का माहौल रहेगा और सबसे समृद्ध हिंदुस्तान को कहा जाएगा। जैसे पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, तो अगर हमारे गांव और शहर के नौजवानों ने ठान लिया कि हम खुद भी सक्सेस होंगे और हमारे नीचे जो अनसक्सेस व्यक्ति है उसको भी मैं अपने रास्ते पे चलाऊंगा, उस दिन हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा नई पीढ़ियों को, गांव की पीढ़ियों को, शहर की पीढ़ियों को एक संदेश है, एक ऊर्जा वाला शब्द है कि आप खुद सफल होते हुए अपने गांव और शहर के लोगों को सफल बनाइए, क्योंकि जब सब सफल होंगे तभी देश सफल होगा। तो सबकी सफलता में ही मेरी सफलता है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। चाहे आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मैं बात करता हूँ, चाहे मैं स्कूल के माध्यम से बात करता हूँ, चाहे बिजनेस के माध्यम से बात करता हूँ, कहीं भी मैं बैठता हूँ तो सिर्फ सक्सेस की बात करता हूँ और मैक्सिमम मैं पॉजिटिव ऊर्जा नौजवानों के दिमाग में डालना चाहता हूँ, क्योंकि नौजवान करना ज़रूर चाहता है लेकिन कहीं न कहीं अपनी ऊर्जा को नेगेटिव तरफ मोड़ देता है, इसलिए उसकी सफलता रुक जाती है, उसका दिमाग ब्रेक कर जाता है और वो जो करना चाहता है उससे पीछे हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब उसको ये दिमाग में आता है कि अरे यार, जो मैं करना चाहता था उससे तो मैं काफ़ी पीछे हो गया, मेरी दिशा कुछ और थी, लेकिन मेरे नेगेटिव थॉट ने, मेरे नेगेटिविटी ने मुझे तो दिशा ही बदल दी और मेरा जीवन सफल होते होते भी रुक गया। तो मैं स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ, रियल स्टोरी है। मैं एक दिन जब नया मैं प्रमुख हुआ तो मैं ब्लॉक पे बैठा, तो मैं स्टार्टिंग में लगभग हफ्ते में 3 दिन लगातार बैठता था। तो जब मैं बैठा ब्लॉक पे तो 2 दिनों तक लगातार मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति उसी कैंपस में रोज़ आते हैं, बैठते हैं और फिर लगभग दिन भर 4-5 घंटे का 6 घंटे का समय बिताते हैं और फिर चले जाते हैं। तो एक दिन हमने देखा, 2 दिन हमने देखा, तीसरे दिन हमने उनको देखा जब वो आगे बैठे हुए थे तो हमने उनको बुलाया और बुला के बोला कि चाचा किसी काम से आप आते हैं? तो उन्होंने बोला साहब, हाथ जोड़ के बोला कि साहब हम काम के लिए ही आते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि हम किस साहब से बोलें, क्योंकि मुझे डर लगता है। वो कहते कहते बड़ा इमोशनल हो गए। तो हमारे समझ में आया कि यार साहब तो इन्होंने ही मुझे बनाया है, चाहे मैं यहाँ पे बैठा हूँ कुर्सी पे, चाहे यहाँ पे बीडीओ बैठे हैं, चाहे यहाँ पे सचिव बैठे हैं, चाहे यहाँ पे ब्लॉक के जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये बनाए गए इन्हीं के कार्य के लिए और इन्होंने ही मुझे सम्मानित बनाया है, इन्होंने मुझे कुर्सी दी है और यही मुझे साहब बना रहे हैं और यही मुझे साहब कह भी रहे हैं और कहीं ना कहीं साहब तो असली यही है मेरे। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ और हमने उनसे पूछा कि चाचा किस गाँव से आप हैं? तो जब उन्होंने गांव का नाम बताया तो उस गांव के सचिव को हमने बुलाया और हमने कहा कि इनका देखिए ये काम है, इसको करके तुरंत दीजिए। 10 मिनट का काम रहा होगा, 10 से 15 मिनट में माननीय सचिव जी ने उनके काम को करके दे दिया
और उसके बाद वो खुशी खुशी गाँव चले गए। जब खुशी खुशी गाँव चले गए तो हमने तुरंत मीटिंग बुलाई, हमने ब्लॉक की पूरी मीटिंग की बुलाई और कर्मचारियों से हमने बात करने के लिए तुरंत बुलाया और बोला कि ये बताइए कि यहाँ पे 3 दिन से एक बुजुर्ग व्यक्ति आते थे और अपनी बातों को कहते नहीं थे, इसलिए नहीं कहते थे, उनको डर लगता था कि साहब ऐसा ना हो कि भगा दें। तो साहब तो उन्होंने ही मुझे बनाया ना, आपको सरकार तनख्वाह कर देती तो उन्हीं के काम के लिए देती है ना। मुझे अगर सम्मानित कुर्सी मिली है, मुझे प्रमुख का दर्जा मिला है तो किसने दिया? उन्हीं लोगों ने दिया है ना, उन्हीं के काम करने के लिए तो मैं बैठाया गया हूँ। तो जिस व्यक्ति के काम के लिए मैं बैठाया गया हूँ, अगर वही व्यक्ति अपनी बातें मुझे कहने से डरता है और जिसने साहब बनाया है वही साहब को अपनी बातें बताने से डरता है, तो कहीं ना कहीं इस डर का माहौल तो हमने ही बनाया है ना। तो आज से ही और अभी से एक दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, माननीय BDO महोदय, सचिव महोदय और ब्लॉक के सभी कर्मचारी महोदय, आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि आइंदा से कोई भी व्यक्ति इस कैंपस में, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई नौजवान हो, कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई नया चेहरा दिखेगा, ये लगेगा कि ये ब्लॉक का कर्मचारी नहीं है, तो आप लोग खुद एक कदम आगे बढ़ के जाके पूछेंगे कि चाची, माताजी, भैया, बाबू, आपका कोई काम है ब्लॉक का? अगर कोई काम है तो आप तुरंत उस संबंधित व्यक्ति से बात करवा के उनका काम करवा के छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जिन्होंने मुझे बनाया है, जिनके लिए मुझे सैलरी मिलती है, अगर वो एक छोटे से काम के लिए 3-3 दिन तक बैठेंगे तो फिर यहाँ मेरा बैठना और आपका बैठना, आपकी सैलरी लेना, मेरा सम्मानित कुर्सी पर बैठना किस काम का? उसी बीच में हमने उनको इमोशनल बताया हमने कि आप सारे कर्मचारी किसी न किसी ब्लॉक से जुड़े होंगे, इसी देश के रहने वाले हैं तो किसी न किसी ब्लॉक से जुड़े होंगे, तो किसी ब्लॉक से जुड़े होंगे। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपका भाई किसी ब्लॉक पे जाए और 3 से 4 दिन तक वहीं गोल गोल घूमे और उसका कोई काम ना हो और वो डर के मारे कि हम साहब से कहेंगे तो हो सकता है डांट के भगा दें, अपनी बात बिना कहे घर चला है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो लोगों ने सब लोगों ने एक सुर में कहा कि नहीं साहब, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमके जब आपको अपने परिवार की तकलीफ़ अच्छी नहीं लगती है तो वो भी तो हमारे परिवार के हिस्से हैं। हमारा परिवार तो हमसे हम जो तनख्वाह पाते हैं अपने परिवार को खिलाते हैं, लेकिन तनख्वाह कहाँ से मिलती है? जिनके काम के लिए हम ब्लॉक पे बैठाए गए हैं। मैं प्रमुख की हैसियत से बैठाया गया हूँ, आप सरकारी कर्मचारी की हैसियत से बैठाए गए हैं। तो जब गोल गोल घूम के आदमी चला जाता है गांव में और गांव वाले पूछते हैं क्या हुआ यार, आप कई दिनों से जा रहे थे ब्लॉक पे, काम नहीं हुआ क्या? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति, वो नौजवान व्यक्ति बोलता है नहीं यार, कोई मिलता ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं, डर लगता है। तो जैसे ही वो माहौल ये बोलता है इस बात को, तो उस गांव का जो व्यक्ति पूछता है उसके अंदर भी एक डर चली जाती है कि यार ये गए थे, इनका काम नहीं हुआ, हम भी जाएंगे, हमको भी गोल गोल घुमाएंगे, हम भी अपनी बातें नहीं कह पाएंगे, मेरा भी काम नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के द्वारा पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में, पूरे ब्लॉक में एक डर का माहौल होता है कि सचिव सुनते नहीं हैं, प्रमुख सुनते नहीं हैं, BDO सुनते नहीं है, काम नहीं हो पाता है। काम क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनके अंदर ऐसा डर बैठ गया है कि अपनी बातों को उस व्यवस्था में कह ही नहीं पाते हैं। जब वो कहेंगे नहीं तो काम होगा नहीं, जब काम होगा नहीं तो स्वाभाविक एक माहौल ख़राब होगा। तो माहौल को फिर से दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए हम सभी लोगों को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी इमेज को पहचानते हुए ये कहना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आपके ही काम के लिए मैं बैठाया गया हूँ। चाचा, बाबू, दादी, माँ, आप मुझे काम बताइए कौन सा काम है? आपका आवास का काम नहीं हो पा रहा है, आपके नाली का काम नहीं हो पा रहा है, आपके खड़ंजे का काम नहीं हो पा रहा है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी पेंशन नहीं बन पा रही है, आपका कुटुंब रजिस्टर का नकल नहीं मिल रहा है, जो भी काम है मुझे बताइए। तब जाके पूरे समाज से पहले डर खत्म होगा और जो रियल में जिसका काम रुका हुआ है उसका काम आसानी से होगा और व्यवस्थाएं धीरे धीरे अपने आप बदलने लगेंगी। लेकिन अगर आप और हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये व्यवस्थाएं दिन पे दिन बिगड़ती जाएंगी और लोगों का काम बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि इतना ज़्यादा काम हो जाएगा कि आप उस काम के बोझ के तले दब जाएंगे और कहीं न कहीं गलत डिसीजन लेने के लिए आप भी तैयार रहेंगे, लोग गलत डिसीजन आपसे करवाने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो इसलिए माहौल को बदलिए, अपनी इमेज को पहचानिए, लोगों की इमेज के पहचानिए। वो मालिक हैं, हम कर्मचारी हैं।
हम कर्मचारी की तरह काम करेंगे तब हमारे मालिक का काम होगा। अगर हम मालिक न होते हुए मालिक बनेंगे और उनको कर्मचारी समझेंगे तो फिर व्यवस्थाएं बिगड़ती जाएंगे और काम का लोड बढ़ता जाएगा, समाज में स्थितियां बिगड़ती जाएंगी, समाज सही नहीं हो पाएगा। समाज को सही करने के लिए जो जिसका काम है उसको अपने काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। उसी बीच में हमने अपने कर्मचारियों से कहा कि जिस व्यक्ति को जो गांव दिया गया है उस गांव से अगर मेरे पास कंप्लेन आई तो समझ लीजिए वो व्यक्ति या वो कर्मचारी उस गांव में अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जब आपको गांव मिल गया, आपको ब्लॉक मिल गया, उसके बाद भी मेरे पास कंप्लेन आ रही है, आपके सीनियर अधिकारी के पास कंप्लेन आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। अगर जिम्मेदार आप होते तो वहाँ का व्यक्ति आपसे मिलता, न कि आपसे सीनियर अधिकारी को फ़ोन करता, नेता को फ़ोन करता, मंत्री को फ़ोन करता, आपके छोटे से काम के लिए, जिस काम के लिए आप नियुक्त हैं, जिस काम की आप तनख्वाह पाते हैं। तो आप सभी कर्मचारियों से ये मेरा निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारियों को आप पहचानिए और अपने कार्यों को उसी दिशा में करिए जिस दिशा में, जिस कार्य के लिए, जिस पद के लिए आपको सैलरी मिलती है। अगर उस काम को अच्छे से करेंगे ना तो वो सैलरी अगर 10 रुपये है तो वो 100 रुपये की काम करेगी। अगर आप ये करें ना, अगर आप ये सोच के करेंगे कि चलिए मुझे तो जॉब मिल गई है, मुझे तो नौकरी मिल गई है, हम काम एक करें या न करें, हमको तो तनख्वाह मिलनी है, तो स्वाभाविक है कि प्रकृति आपका साथ छोड़ देगी और आपकी 100 रुपये की सैलरी 10 रुपये में बदल जाएगी। आप हमेशा परेशानियों के दौर से गुजरते रहेंगे। आपको लगेगा कि मुझे पैसा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैं ये भरोसा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सुकून की रोटी नहीं खाते होंगे। आपको सुकून की रोटी खाने में तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपको जिस काम के लिए सैलरी मिलती है, जिस काम के लिए सम्मान मिलता है, उस काम को काम नहीं समझ के उसको दूसरे वे में करते हैं। इसीलिए हमारा देश दिन पे दिन पीछे जा रहा है और हमारे देश में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। हम गरीबी ख़त्म करने की बात करते हैं। गरीब व्यक्ति जो मुझे मालिक समझता है, जिसने मुझे मालिक बनाया है, उसका काम टाइम पे नहीं हो पाता है और वो डर जाता है। डरने की वजह से धीरे धीरे व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती हैं और काम का लोड लोगों पे बढ़ जाता है। तब करप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। काम का लोड बढ़ेगा तो आनन फानन में लोग उल्टा सीधा काम करने को बोलेंगे। जब उल्टा सीधा काम करने के लिए बोलेंगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ती जाएंगी। व्यवस्थाएं बिगड़ती जाएंगी तो विकास कहाँ से होगा? जब व्यवस्थाएं सही चलती हैं, सिस्टम सही चलता है, विकास तो तब होता है ना। जब व्यवस्थाएं ही नहीं चलेंगी, सिस्टम ही नहीं चलेगा तो विकास कहाँ से होगा? ये समझ लीजिए कि सिंगल अकेले आपके विकास में देश का विकास नहीं होना है। विकास तभी होगा जब लोगों के विकास के विषय में आप सोचेंगे। अपनी जिम्मेदारी को आप उसी वे में करेंगे जिस वे में आपको जिम्मेदारी मिली है। अगर आपकी जिम्मेदारियों का रास्ता अलग है और आप अलग दिशा में काम कर रहे हैं तो मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आप सीधे सीधे गुनाहगार बन रहे हैं। प्रकृति की नज़र में बन रहे हैं, देश की नज़र में बन रहे हैं, समाज की नज़र में बन रहे हैं। आपको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, सही दिशा में काम कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी अपने आत्मा से पूछिएगा तो आपकी आत्मा ज़रूर बोलेगी कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं। जब आपकी आत्मा बोलेगी तो उसका परिणाम भी आप ही को भुगतना है, दूसरा कोई नहीं भुगतेगा। जो भी परेशानियों के दौर से जा रहा है उसकी आत्मा कहीं ना कहीं आपके प्रति तकलीफ से बोलती है। वो कष्ट आपके ऊपर जाता है और आपको उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिसका जो काम है उस काम को समझते हुए, जिम्मेदारियों को समझते हुए समाज में अच्छी नीतियों को फैलाएं, अच्छे कार्यों को फैलाएं और समाज से डर को ख़त्म करें। क्योंकि हम सारे लोग, चाहे नेता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे डीएम हों, एसएसपी हों, एसपी हों, बीडीओ हों, सीडीओ हों, जो सारे लोग, सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो सारे लोग सिर्फ एक ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, विकास के लिए, देश के विकास के लिए। मैक्सिमम लोग गरीबों के लिए गरीबों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिस पे काम हो रहा है वो काम ख़त्म नहीं हो पा रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। गरीबी बढ़ती जा रही है, व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रहे हैं, विकास में हम बाधक बनते जा रहे हैं, हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। हम चाह के भी विकास करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे से काम कर रहे हैं
और बहुत सारे लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम हो रहा है कि हमारे देश का विकास रुकता जा रहा है, हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रहे हैं, हमारे लोग परेशान होते जा रहे हैं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनका काम नहीं हो रहा है, वो परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं और परेशानियां उनकी कष्ट को बढ़ाते जा रही हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो धीरे 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 व्यवस्थाओं को ख़त्म कर देते हैं। एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो हमने देखा कि यार इंसान के अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम लोगों के अंदर अहंकार, आज से नहीं, इतिहास गवाह है। रामचरितमानस से लेके, गीता से लेके, महाभारत से लेके जितने भी आप ग्रंथों को पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे अहंकारी लोग आए और अपने अहंकार के द्वारा ही अपना विनाश कर दिए, अपने को पूरा ख़त्म कर दिए। सिर्फ उनका अहंकार ही उनके ऊपर इतना ज़्यादा भारी हो गया कि वो सब कुछ गंवा दिए अपने अहंकार के चलते। एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था तो बैठ के जब सोचने लगा कि अहंकारियों में जैसे रावण हुए, कंस हुए, दुर्योधन हुए, इन लोगों के अहंकार ने इनके दिमाग को इतना दबा दिया, इनके ज्ञान को शून्य कर दिया कि इनके पास इनके अहंकार के अलावा ज्ञान रह ही नहीं गया। इतना बुद्धिमान रावण, इतना बुद्धिमान, इतना तेजस्वी, इतना बाहुबली, इतना उसके पास साम्राज्य बड़ा था, सोने की लंका थी, लेकिन एक छोटे से शब्द ने उसके अंदर इतना अहंकार भर दिया कि उसका सब कुछ सर्वनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वैसे ही आप देखेंगे कंस को, कंस के अहंकार ने सब कुछ, उसके ज्ञान को शून्य कर दिया और सब कुछ खत्म हो गया। जब आप देखेंगे कि दुर्योधन जब स्वयंवर की रचना किया, दूत क्रीड़ा किया, तो उस समय आप देखे होंगे कि दुर्योधन और पांडव ये दोनों भाई हैं, चचेरे भाई हैं, क्योंकि उनके पिताजी सगे भाई थे। पांडव और धृतराष्ट्र ये सगे भाई थे। तो एक भाई के बेटे पांडव थे, एक भाई के बेटे दुर्योधन थे। आपने देखा होगा कि जब वो दूत क्रीड़ा हो रही थी तो उसमें जुए में शकुनी और ये पांचों भाई बैठ के जुआ खेल रहे थे। तो जुआ में अपने को दांव पे लगाया गया, अपने साम्राज्य को दांव पे लगाया गया, अपना सब कुछ दांव पे लगाया गया, और उसी में अपनी पत्नी को भी लोग, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिए। उसमें आपने देखा होगा कि अहंकार आदमी के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि उसके ज्ञान को एकदम ख़त्म कर देता है। दुर्योधन की सभा थी, उनके पिताजी राजा थे, पांडव जो थे वो भी दुर्योधन के ही चचेरे भाई थे, द्रौपदी भी उन्हीं की भाभी थी, सभा भी उन्हीं की थी, द्रौपदी भी उनके घर की बहू थी, उन्हीं की इज्जत थी, और उस सभा में बैठे लोग भी उन्हीं के थे। अब देखिए अहंकार कितना हावी हो जाता है इंसान पे। अहंकार ये भूल गया कि हम अपने ही सभा में अपने ही बहू को अपने ही भाई के द्वारा, अपने ही बुजुर्गों के सामने, अपने ही राजाओं के साथ, अपने ही राजाओं के सामने पूरा इज्जत का धज्जी उड़ा रहे थे। आपने देखा होगा कि महाभारत में जब वो दूत क्रीड़ा हो रही थी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी कौन थी? दुर्योधन की भाभी थी। दुर्योधन कौन था? पांडव का भाई था। पांडव कौन थे? धृतराष्ट्र के भाई थे। तो सारे लोग तो एक ही थे। उस सभा में कौन बैठा था? भीष्म पितामह। कौन थे? उन्हीं के पूर्वज थे, उन्हीं के दादा परदादा थे। और जितने लोग भी द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, जो भी लोग गुरु थे, उनके राजा महाराजा थे, जितने लोग उस सभा में बैठे हुए थे उन्हीं के घर के थे। उन्हीं के घर के लोग, उन्हीं की घर की इज्जत, उन्हीं के घर का आदमी अपनी ही इज्जत को अपनी ही सभा में अपने ही लोगों के सामने उतार रहा है। और कैसे उतार रहा है? अहंकार के दबाव में। अहंकार इंसान के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि मैं जो गलती कर रहा हूँ ये मेरा नुकसान कर रही है कि दूसरे की कर रही है। और उस अहंकार ने ही इतना बड़ा महाभारत कर दिया। इतना बड़ा जो महाभारत हुआ सिर्फ किसके लिए हुआ? घमंड और अहंकार, कि मैं आपको नहीं दूंगा, जो आपका है वो आपको नहीं दूंगा। इसीलिए तो महाभारत हुआ ना। और उस नहीं देने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं,
इतना बड़ा बड़ा इतिहास बन गया। और हमने ये सब कुछ आकलन करने के बाद एक बात को ध्यान दिया कि यार द्रौपदी भी उन्हीं की थी, सभा भी उन्हीं की थी, लोग भी उन्हीं के थे, इज्जत भी उन्हीं के थे, लेकिन बचाने वाले कौन थे? कृष्ण जी थे, वो भी उन्हीं के थे। कृष्ण जी भी तो उन्हीं के सगे संबंधी में आते थे। भगवान का रूप दिया गया है हमको, भगवान के उनके कर्मों के द्वारा उन्होंने, कृष्ण जी ने ऐसा कर्म किया, उनके कर्मों के द्वारा उनको भगवान बनाया गया। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कुछ लिखा है ना, अगर उसको इंसान पढ़ ले तो उसको कहीं कुछ जानने और सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अब भगवान कृष्ण देखिए, जैसे एक तो अहंकार आपने देख लिया, एक धैर्य देखिए। भगवान कृष्ण जी को देखिए कि एक सभा होती है, उस सभा में शिशुपाल नामक व्यक्ति होता है। शिशुपाल भगवान कृष्ण को 100 गाली देता है। आज के डेट में किसी को 10 गाली दे के या 2 गाली दे के देखिए, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ ऐसा कर देगा, या तो उनको ले लेगा या तो खुद चला जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण इतना पेशेंस दिखाते हैं कि भरी सभा में शिशुपाल भगवान कृष्ण को 100 गाली देता है, 100 गाली के बाद उसका वध करते हैं। लेकिन 100 गाली बर्दाश्त करने की क्षमता को वो दिखाते हैं कि आपके अंदर अगर 100 गाली की बर्दाश्त, 100 अपमान सहने की क्षमता अगर आपके अंदर है, तो आपके सामने वाला जो अपमान करता, जो आपका दुश्मन है, जो आपका बुरा चाहने वाला है, उसका खुद विनाश हो जाएगा। वो उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ईश्वर और प्रकृति उसको खुद सर्वनाश कर देगी। अब उसको हमको दिखाया गया कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की माता जी को एक वरदान दिया था कि 100 गलतियों को मैं माफ़ करूंगा, 100 से 101 होगी तो उसका मैं वध कर दूंगा। ये तो भगवान कृष्ण ने बताया, ठीक है, लेकिन मुझसे उसको सीख क्या मिलती है? उससे मुझे उसमें से सीख मिलती है कि हमारे और आपके अंदर, आप देखेंगे जो भी पेशेंस से काम करता है, व्यापारी सबसे ज़्यादा पेशेंस वाला होता है। उसको लोग तमाम प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य को केंद्र बना के उस लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और अपनी मंजिल को हासिल करता है। आप देखते हैं दुकान पे जब जाते हैं तो जो दुकानदार होता है, जो व्यापारी उस गद्दी पे बैठा रहता है, 10 ठो दुकानदार को कस्टमर घेरे रहते हैं, 10 लोग 10 तरह की डिमांड करते हैं, मुझे ए दे दीजिए, मुझे ए दे दीजिए, मुझे ए दे दीजिए। लेकिन वो 10 लोगों को मैनेज करते हुए एक एक आदमी को सामान देता है और 10 लोगों को दे के शांति से, प्रेम से अपनी दुकान से विदा करता है और व्यापार दिन पर दिन बढ़ता जाता है, व्यवहार के चलते, पेशेंस के चलते और अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हुए। तो भगवान कृष्ण के इन बातों से ये और इस गीता से, महाभारत से, रामायण से सीखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, ईगो है, जलन है, ज्वेलसी है, तो कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर पेशेंस है, मदद करने की भावना है, अच्छा सोचने की क्षमता है, अच्छा करने की क्षमता है, अच्छा रास्ता दिखाने की क्षमता है, तो आपको सफल होना ही होना है। वो आप भी महसूस कर सकते हैं, समाज से देखे भी होंगे। समाज में ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं जो दूसरे का अच्छा करते हैं, दूसरे का अच्छा बताते हैं, दूसरे के विषय में ही बताते हैं। आप देखे होंगे कि समाज में आप किसी से कुछ मत पूछिए, अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठ जाएंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति की बुराई करते हुए मिल जाएगा। तो अगर जब वो किसी की बुराई करता है, जिस व्यक्ति की बुराई करता है, अगर आप उससे पूछेंगे कि भैया जिसकी आप बुराई करते हैं उसकी अच्छाई भी कुछ आप जानते हैं, तो बोलेगा नहीं यार, ये तो अच्छाई तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो अगर उनसे आप कहेंगे तो क्या बुराई हम आपसे पूछ रहे थे, तो बोलेंगे नहीं पूछ तो नहीं थे, लेकिन मेरे पास बुराई, उनकी बुराई की जानकारी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर जो व्यक्ति बुराई सुन के बताता है, वो व्यक्ति जिस दिन उस व्यक्ति की अच्छाई सुनने की आदत उसको पड़ जाएगी ना, तो समाज में अच्छाई ज़्यादा बढ़ने लगेगी। हम बुराई कान लगा के सुनते हैं और अच्छाई होती है, जब उस व्यक्ति की अच्छाई की बातें होती हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जिस दिन हम अच्छाई की सुनने की क्षमता अपनी बढ़ा लेंगे, उसी दिन समाज में अच्छाइयों की कल्पना, अच्छाइयाँ बढ़ने लगेंगी और अच्छे लोग भी बनने लगेंगे। हम जो भी समाज में आप देखिए ना, समाज में कैसे कैसे तरह के लोग बातें करते हैं। कभी किसी की कोई अच्छाई बात करते हुए मिलता है आपको? बस जैसे ही बैठिए, अपने काम की बात ख़त्म करने के बाद, भैया फलाना ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति है, उसने ये किया, उसने वो किया, जैसे ही आप बोलेंगे कुछ अच्छाई बताओ, चुप हो जाएंगे। बोलेंगे मुझे अच्छाई कुछ किसी ने बताया ही नहीं। तो पूछेंगे कि आपने पूछा? बोलेंगे नहीं हमने पूछा भी नहीं। नहीं पूछे तो बुराई क्यों पूछे? आप बुराई भी मत पूछो, बुराई भी मत सुनो, बुराई किसी से बताओ मत। आप अपने को नेगेटिव क्यों बना रहे हो? आप
जब आप किसी की बुराई सुनते हो तो आप भी तो नेगेटिव हो रहे हो ना, क्योंकि किसी की बुराई आप बता भी तो रहे हो, बिना पूछे बता रहे हो, जिसका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे बैठने से, वहाँ से बात करने पे उस बुराई का कोई ना सुनना चाहता ना कोई पूछना चाहता, लेकिन फिर भी आप बताना चाहते हो। पता नहीं क्यों बुराई को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हो आप, अच्छाई को लेकर क्यों नहीं रहते हो, हमको यही समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि समाज में सब कुछ अच्छा हो। मैं बदलाव, देखिए बदलाव के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं है। जब बदलाव कुछ ही लोग करते हैं, जैसे ही बदलाव करना शुरू करते हैं वैसे भीड़ इकट्ठा होना शुरू कर देती है। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे जवानों ने अपने दिमाग को लगाया, अपनी ताकत को लगाया, अपनी ऊर्जा को लगाया। एक सिंगल आदमी थे ना, लेकिन जैसे उन्होंने दिमाग और पेशेंस का इस्तेमाल करते हुए देश की सुरक्षा को, देश को आज़ाद करने के विषय में सोचने लगे, अपने आप संख्या बढ़ने लगी, अपने आप भीड़ बढ़ने लगी और हमारी देश को आज़ाद कराने में एक अच्छी भीड़। एक बात तो सत्य है कि बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है, परिवर्तन संभव नहीं है। शिक्षा ही आपको और हमको और हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप और हम सभी लोग अगर हम शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे तो हम बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आज आप जैसे देखते होंगे कि देश में जब अमीरों की गिनती गिनी जाती है तो अमीरों की गिनती में मैक्सिमम अमीर जो होते हैं, मैक्सिमम रईस जो होते हैं, मैक्सिमम बिलियनियर जो होते हैं, वो हमारे देश के नहीं होते हैं, दूसरे देश के होते हैं। क्योंकि दूसरे देशों में शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि शिक्षा के अलावा अपने दिमाग को आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। जब दिमाग बड़ा करना है तो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए अच्छी जगह चाहिए। अच्छी जगह हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे उत्थान के लिए कैसे बनेगी, इसमें हमको और हमारी सरकार को और हमारे लोगों को, हमारे उद्योगपतियों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं रहेगी, जब ज्ञान ही हमारे पास नहीं रहेगा, जब ज्ञान का इन्वेस्टमेंट ही हमारे पास नहीं है, तो हम बहुत बड़ा कहाँ से कर पाएंगे, अपने दिमाग को कहाँ से बढ़ा पाएंगे। क्योंकि इस दिमाग को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो नए सीखने की ज़रूरत है ना। जैसे आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति व्यापार करने जब आता है तो अगर मान लीजिए वो पढ़ाई, जो हमारे पढ़ाई की पद्धति है, जो शिक्षा की पद्धति है, क्या उसमें कहीं कमाने का तरीका बताया गया है? कहीं भी, कुछ भी नहीं। जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जो हम शिक्षा लेते हैं, उस शिक्षा को आप नर्सरी से लेकर MA तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक ले लीजिए। अगर उस डिग्री को ले जाके आप कहीं बिजनेस में डालते हैं तो वो डिग्री आपके किसी काम की नहीं आती है। तो शिक्षा पद्धति को बदलें, शिक्षा के तरीकों को बदलें, शिक्षा पे ज़्यादा खर्च करें, शिक्षित बनाने पे ज़्यादा खर्च करें, शिक्षा का प्रचार प्रसार सब कुछ ज़्यादा करें। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा तब तक देश नहीं बढ़ेगा, और जब तक देश नहीं बढ़ेगा तब तक देश हमारा दूसरे देश के मुकाबले खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा बढ़ाने के लिए शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आप व्यापारियों को, जैसे मैं ही व्यापारी हूँ, तो मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद व्यापार में आया तो जिस व्यापार में आया उस व्यापार का मुझे A से Z तक कुछ भी नहीं आता था, क से ज्ञ तक कुछ भी नहीं आता था। लेकिन हमने क्या किया, जब उस व्यापार को शुरू किया तो उस व्यापार में एक एक चीज़ों को मैं बारीकी से देखता था, बहुत गहराई से उसको समझता था। क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर हम किसी काम को बहुत गहराई से नहीं समझेंगे, बहुत बारीकी से नहीं देखेंगे, तो जब उस काम की जानकारी नहीं रहेगी तो उसमें मुझे कोई भी उल्लू बना सकता है, कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, और मैं जिस प्रॉफिट के लिए या जिस तरक्की के लिए या जिस विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल पाएगा। और एक समय आएगा कि मैं कहीं ना कहीं इस व्यापार को छोड़ के दूसरा काम करने लगूँगा। तो मैं शुरुआत में जब उस काम में आया, उस व्यवसाय में आया, तो उस व्यापार की जानकारी न, उस व्यापार की मैं पढ़ाई पढ़ा था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मैं लेमैन था, अननोन था उस काम के लिए। तो मैं उस व्यापार की छोटी छोटी बारीकियों को सीखता था। किससे सीखता था? जो उस व्यापार में पहले से कार्यरत थे, जो उस व्यापार को पहले से करते थे, उनसे मैं मिलता था, उनके पास बैठता था। और जब मैं उस व्यापार को खुद करने लगा तो उस व्यापार में जो व्यक्ति उस काम को खुद हाथ से करता था, जैसे मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ,
तो रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं साइट पर जब जाता था, जब मैं बिज़नेस शुरू किया, जब काम शुरू किया था, जब मैं साइट पर जाता था तो उस साइट पे मैं ये देखता था कि जो मिस्त्री वहाँ पे काम करता है, जो मेसन काम करता है, वो एक दिन में कितना काम करता है, उसकी सैलरी क्या होती है, उस सैलरी में कितना मटेरियल वो यूज करता है, वो मटेरियल जो यूज करता है वो उसका बनाने का तरीका क्या है, उसमें कितना सीमेंट लगाया जाता है, कितना बालू लगाया जाता है, कितने सीमेंट में, कितने बालू में, कितने लेबर में कितने ईंटें जोड़े जाते हैं, जो कास्टिंग होती है, जो स्लैब ढलता है, उस स्लैब को ढालने के लिए 100 स्क्वायर फीट में कितना स्टील लगता है, स्टील के बाद कितनी रोड़ी लगती है, कितनी गिट्टी लगती है, कितना बालू लगता है, कितना सीमेंट लगता है, कितना लेबर लगता है, उसमें कितना सटरिंग मटेरियल लगता है, कितना और मटेरियल लगता है। इन चीज़ों को मैं धीरे 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 सीखते 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 एक आर्किटेक्ट की तरह मेरे दिमाग में सब कुछ चलने लगा। जैसे ही एक समय ऐसा आया कि जैसे ही मेरे सामने कोई प्लान आके रखा जाता था तो उस प्लान को देखने से ही मुझे पता चल जाता था कि इस प्लान में इतना पैसा खर्च होगा, इतना मटेरियल लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना बालू लगेगा, इतना लेबर लगेगा, इतना समय लगेगा, और इस काम को अगर अच्छे से हम कर लेंगे तो इतना मुझे प्रॉफिट भी होगा। ये कैसे हमने सीखा? उस काम को बहुत बारीकियों से मैंने सीखा, छोटे छोटे व्यवसाय से, छोटी छोटी सीख से बड़ा डेवलपमेंट दिमाग में हुआ। जब बड़ा डेवलपमेंट हुआ तो देखिए, काम जब सीखते हैं आप तो काम करने का तरीका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो एक तरह का होता है। आप जैसे जैसे उस काम में घुसते हैं, जैसे जैसे उस काम में अपना ध्यान देते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग बड़ा करने लगता है। तो कैसे करने लगा? जब उसको हमने बारीकी से सीखा, तो बारीकी से सीखा तो उसके बाद धीरे, जब छोटा व्यापार था, छोटे व्यापार को हमने धीरे 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 बड़ा किया। तो मैं पहले अकेले था, फिर मेरे साथ मेरे सपोर्टर जुड़ने लगे, मेरी टीम बनने लगी, मेरा मैनेजमेंट बनने लगा, मेरी साइटें बनने लगी, मैं बिल्डर भी बनने लगा, मैं कॉन्ट्रैक्टर भी बनने लगा, मैं इन्वेस्टर भी बनने लगा, और तरह के काम बनने लगे। धीरे 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 21 साल का सफ़र मेरा बीत गया, और 21 साल के सफ़र में हमने उस टीम को, जो एक छोटी सी टीम थी, एक छोटे से लेवल से हमने शुरू किया था, जिस काम का मुझे 1% भी नॉलेज नहीं था, उस काम को हमने इतनी बारीकियों से सीखा कि आज मैं जिधर भी नज़र डालता हूँ, आज के डेट में मैं आपसे बता रहा हूँ कि जिस तरफ भी मैं नज़र डालता हूँ मेरी बनाई हुई बिल्डिंग ज़रूर दिखती है, चाहे एज ए कॉन्ट्रैक्टर, चाहे एज ए बिल्डर, चाहे एज ए इन्वेस्टर। मैं उस दिशा में जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें हमने पैसा लगाया, या इसको हमने बनाया, या मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था, या ये मेरा रोड बनाया हुआ है, ये बिल्डिंग बनाई हुई है, ये सरकारी बिल्डिंग मेरी बनाई हुई है, ये प्राइवेट बिल्डिंग मेरी बनाई हुई है, ये खुद की बिल्डिंग बनाई हुई है। तो अब जब वो जो व्यवसाय हमने शुरू किया, वो व्यवसाय एक छोटे से पेड़ से, पौधे से आज बड़ा वृक्ष बन चुका है। जब बड़ा वृक्ष कैसे बना? जब उस काम की हमने जानकारी हासिल की, जब जानकारी, बारीकियों को हमने हासिल किया, तो उस बारीकियों को हमने सीखा। तो मार्केट में जब बारीकियां आपको पता हो जाती हैं तो आप एक मार्केट में कंपटीटर के तौर पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाई आप कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, एजुकेशन, कई क्षेत्र में काम करने लगे। तो कई क्षेत्र में काम करने लगे तो कई क्षेत्र की आपकी जानकारी भी तो बढ़ने लगी। जब आपको कई क्षेत्र में जानकारी बढ़ने लगी तो किसी तरह का काम जब आपके सामने आएगा तो आप तुरंत उस बारीकियों को जो आपने सीखा है तुरंत आपके सामने पूरा पिक्चर की तरह दिखने लगता है कि ये ऐसे होगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे करेगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे करेगा। क्योंकि जो ब्रेन हमारा होता है ना, ये जो दिमाग होता है, इसको अगर आप सीखने की हैबिट इसमें डेवलप करते रहेंगे ना तो हर जगह से कुछ ना कुछ ये सीख लेगा, और जब सीख लेगा तो आपके काम में हो जाएगा। क्योंकि जब जो कुछ भी ये दिमाग सीखता है, जैसी सिचुएशन आती है वो सीखी हुई चीज़ आपके दिमाग में ऊपर आ जाती है। जैसे ऊपर आ जाती है तो आप क्या करते हैं कि तुरंत उस टाइप के काम का डिसीजन आप लेना शुरू कर देते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, इसमें ऐसे पैसा खर्चा होगा, इसमें ऐसे होगा, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। तमाम प्रकार के व्यू बनने लगते हैं और आपका सिस्टम फिर उस पर काम करने लगता है। तो हमारा ये कहना है कि बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। करना भी चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सीखा नहीं, आपने पढ़ा नहीं। अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपने प्रैक्टिकल भी नहीं सीखा, बस आप काम शुरू किए, काम करने लगे। एक समय के बाद आपकी जानकारियों का फ़ायदा दूसरा कोई उठाने लगा। आपके पास जानकारी नहीं थी, दूसरा कोई आपके पास आया, आप काम शुरू किए, आपकी कंपनी लॉस में चली गई और आप पे
बेकार हो गए और आपने फिर काम बंद करके फिर दूसरे काम को शुरू कर दिया। जैसे ही आप 5 साल 6 साल 7 साल कोई काम करते हैं और उस काम को बंद करके या उस प्लेटफॉर्म को चेंज करके दूसरे प्लेटफॉर्म को जब आप पकड़ते हैं तो आपका पहले वाला प्लेटफॉर्म जीरो हो जाता है। उसकी सीखी हुई सारी बातें आपको कभी ना कभी काम में ज़रूर आती हैं, लेकिन उसके बनाए हुए नेटवर्क आपके जीरो हो जाते हैं क्योंकि आपने व्यापार का रास्ता ही बदल दिया। जो जिस ट्रैक पे आप जा रहे थे उस ट्रैक को आपने छोड़ दिया। अगर आपको कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल करना है तो आप जिस काम को करते हैं उसको मिनिमम 5 साल तो करना ही पड़ेगा। जब 5 साल काम करते हैं तो उसके जो नेटवर्क धीरे धीरे बनते हैं वो नेटवर्क विस्तृत होने लगते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं नेटवर्क तो 5 साल बाद घूम के आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं और चारों तरफ से घूम के कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट का रेशियो बढ़ाने में मदद करते हैं और आपको एक विज़न दिखने लगता है उस धंधे में और एक रास्ता दिखने लगता है, एक मंजिल दिखने लगती है और एक ताकत के रूप में आपकी कंपनी उठती है। लेकिन उसके लिए एक पेशेंस, धैर्य की ज़रूरत पड़ती है और उस काम की बारीकियों की सीखने की ज़रूरत होती है। जब तक उस काम की बारीकियों को आप नहीं सीखेंगे उस धंधे में बड़ा नहीं कर पाएंगे और उस धंधे को कहीं न कहीं आपको एक समय के बाद बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप करते रहेंगे तो दिन पे दिन कर्जे में डूबते जाएंगे और आपका व्यापार आपको बदल देगा, आपके ट्रैक को चेंज कर देगा, आपको चेंज कर देगा, आपको मतलब कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए जिस भी काम को आप करिए उसकी बारीकियों को सीखिए, उसके काम की गहराइयों को पढ़िए, उसके बाद उसके ग्रोथ के विषय में सोचिए। जैसे जैसे आपकी ज्ञान की शक्ति बढ़ने लगती है, जैसे जैसे आपका नेटवर्क मजबूत होने लगता है, जैसे जैसे पेड़ आपके पौधा और वृक्ष के रूप में बढ़ने लगता है, तब उससे आप शाखाएं निकालेंगे तो आपके पेड़ के ऊपर लोड नहीं आएगा। अब अगर आपका पेड़ अभी पौधा बना है और पौधा से भी वृक्ष बनने में टाइम है, उसके पहले ही अगर उसमें आप शाखाएं बांटने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो पेड़ कमज़ोर हो जाएगा और आगे वाले समय में वो वृक्ष का रूप नहीं धारण कर पाएगा और एक समय ऐसा आएगा वो पेड़ सूख जाएगा। पेड़ सूखने का कारण आप ही बनेंगे। जिस पेड़ को आपने लगाया, जिस पेड़ को आपने सींचा, जिस पेड़ को आप सींचने के बाद पेड़ से पौधे से आप वृक्ष बनाना चाहते थे, उसमें पेड़ को पौधा बनने से पहले ही आपने उसकी शाखाओं को डाइवर्ट करने लगा, उसमें शाखाएं निकालने लगी, तो कहीं ना कहीं वो पेड़ कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने के साथ साथ वो धीरे धीरे सूखने लगा और आपकी बनाई हुई मेहनत, आपके किए हुए कार्य आने वाले समय में आपको छोड़ देते हैं और फिर आप मजबूर हो जाते हैं उस काम को बंद करने के लिए और मजबूर हो जाते हैं आप दूसरा काम ढूंढने के लिए। तो इसलिए आप अपने काम के प्रति जानकार बनिए, आप अपने काम को सीखिए, अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करिए, लोगों को सिखाइए। जितना अपनी टीम को सिखाएंगे उतना टीम आपकी मजबूत बनेगी। जब आपकी टीम मजबूत बनेगी तो स्वाभाविक है कि आपके लोड ऊपर कम आएगा। जब आपके ऊपर लोड कम आएगा तो आपका पौधा वृक्ष बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, बहुत बड़ा रूप पकड़ लेगा। जब बड़ा रूप पकड़ लेगा तो आपका ब्रेन खाली रहेगा और आपकी टीम ब्रेन चलाएगी, आपका सिस्टम ब्रेन चलाएगा। ज्ञान, अबे जो शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, जो ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, ज्ञान अगर आपको मिल गया, जानकारी आपको मिल गई तो पहली बात तो कभी वो भूलती नहीं। अगर आप 20 साल भी किसी जानकारी को, अगर आपको किसी सीखे हुए काम को अगर करना हो तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। शायद आपको एक आध दिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आपने किसी काम को सीखा नहीं, कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया है, किसी ज्ञान के लिए आपने प्रयास नहीं किया है, अपने दिमाग को सीखने की प्रवृत्ति नहीं सिखाई है, तो शायद आप जीवन भर कुछ भी करना चाहेंगे कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा स्कूल में मिलती है, लेकिन ज्ञान आप दुनिया के किसी कोने से, किसी व्यक्ति से, कहीं से उठा सकते हैं, कहीं से सीख सकते हैं। वो ज्ञान जो आप सीख लेते हैं ना, जो काम आप सीख लेते हैं, जो क्रियाएं आप सीख लेते हैं ना, वो कभी भूलती नहीं हैं। आप जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं, जब तक इस धरती पर रहते हैं, तब तक वो जानकारी आपके दिमाग में चलती है। जैसे ही उस जानकारी का काम आपके जीवन में आता है, तुरंत वो एक्टिव हो जाती है। अगर हो सकता है कुछ पल के लिए आप उस काम को करने में दिक्कत आए, लेकिन 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो काम करना आसान हो जाता है। जैसे आप बचपन में जैसे ही बड़े हुए होंगे
तो आप साइकिल सीखे होंगे। साइकिल सीखे होंगे तो साइकिल सीखने के बाद आपने मोटरसाइकिल सीखी। मोटरसाइकिल सीखने के बाद आपकी इच्छा हुई कि हम 4 व्हीलर सीख लें, तो 4 व्हीलर आपने चलाया, उसको भी अच्छे से चलाया। लेकिन शुरू में जब आप साइकिल चलाना सीखे थे, तब भी आप जब पहली बार आप साइकिल के सीट पे बैठे होंगे तो शायद आप उतने अच्छे से नहीं चला पा रहे होंगे जब आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन प्रैक्टिस करने के बाद जैसा आप चलाना शुरू किए थे। वैसे ही साइकिल आपने चलाया, तो साइकिल चलाने के बाद आप मोटरसाइकिल सीखे होंगे, तो मोटरसाइकिल भी चलाने में आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जवाब दे रहा होगा कि यार हम चलाएंगे तो कहीं लड़ ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा पैर ना टूट जाए। तमाम प्रकार के ख्यालात आपके अंदर आते रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आपने अपने व्हील पावर को ताकत दी, व्हील पावर आपको, आपके दिमाग को मजबूती दी और आप मोटरसाइकिल के सीट पे बैठते हैं और मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1, 2 दिन, 4 दिन चलाने के बाद मोटरसाइकिल भी आप इतनी स्मूथली चलाना शुरू कर देते हैं जितनी स्मूथली से आप साइकिल चला रहे थे। फिर आप साइकिल से मोटरसाइकिल पे आते हैं और मोटरसाइकिल से आप कहाँ जाते हैं? 4 व्हीलर चलाने के लिए। 4 व्हीलर चलाने के लिए जब जाते हैं तो पहले तो आपने 2 व्हीलर चलाया, साइकिल भी 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल भी 2 व्हीलर। अब 4 व्हीलर चलाने गए तो उसमें 4 चक्के आ गए, 4 चक्के आ गए तो उसमें जगह भी ज़्यादा हो गई, तो जगह ज़्यादा आ गई तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाने लगा। आपको लगा कि यार वो तो बड़े आसानी से मैं छोटी सी जगह में से भी निकल जाता था, लेकिन इसके लिए तो बड़ी जगह चाहिए। लेकिन फिर भी आपका व्हील पावर, आपका दिमाग आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं आप कर लेंगे। जैसे ही आपका व्हील पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूती के साथ उस काम को करने के लिए आगे बढ़ता है, तो फिर जैसे ही आप 4 व्हीलर की सीट पे बैठते हैं, थोड़ा सा आप एक्सीलरेटर लेके गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि नहीं मैं कर लूँगा। करने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, थोड़ा थोड़ा चलाते एक समय आता है कि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने के बाद 10-15 दिन, 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप जैसे साइकिल चलाते थे, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते थे, वैसे 4 व्हीलर चलाना सीख जाते हैं और स्मूथली से चलाने लगते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आती है और आप इन तीनों सीखे हुए कार्यों को दूसरे किसी व्यक्ति को आसानी से बता देते हैं कि आप ऐसे एक्सीलेटर लेना है, ऐसे क्लच छोड़ना है, ऐसे ये करना है, क्योंकि वो जानकारी आपने किसी के माध्यम से या अपने कॉन्फिडेंस से या अपने इच्छा शक्ति से आपने सीख ली और आप उस काम को बड़े ईजी वे में करने लगे। लेकिन आप उसी बीच में अगर आप बिजनेस व्यापार बड़ा हो गया, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, तो आप खुद न चला के आपने 4 व्हीलर चलाने के लिए ड्राइवर रख लिया। ड्राइवर चला रहा है, आप 5 साल, 6 साल, 10 साल तक आपने 4 व्हीलर नहीं चलाई, आपको ड्राइवर चला रहा था। किसी दिन अचानक आपका ड्राइवर छोड़ के चला जाता है या किसी दिन अचानक आपको 4 व्हीलर चलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या 10 साल बाद आप अचानक 4 व्हीलर चलाते हैं तो क्या वो क्रिया, वो कार्य करने की क्षमता जो आपने सीखा था 10 साल पहले, जो आप स्मूथली चलाना शुरू किए थे, क्या भूल गए? नहीं भूले। इसलिए नहीं भूले कि जो भी ये माइंड सीख लेता है उस कार्य को करने में कभी भूलता नहीं है। हाँ, हो सकता है थोड़ा एक्सीलेटर लेने में, थोड़ा स्टीयरिंग चलाने में थोड़ा सा असुविधा होगी आपको, लेकिन जैसे ही आप 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, आप स्मूथली जैसे आप 10 साल पहले चला रहे थे, परमानेंट आप ड्राइविंग के सीट पे बैठे थे, अच्छे से चलाते थे, वैसे ही अच्छे से आप 10 साल बाद अचानक जब उस सीट पे बैठते हैं तो बहुत स्मूथली से आप गाड़ी चलाने लगते हैं, क्योंकि आपने सीखने के लिए बहुत समय पहले उसके लिए स्पेशली आपने समय दिया था और आपका दिमाग अच्छे से सीख लिया था। इसीलिए इस ज्ञान की शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको साधारण से ज़िंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ ही आप उससे बड़े लेवल पे कुछ सोचते हैं तो वहाँ पे आपको ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। अब उस रोटी कपड़े के लिए भी ज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन बहुत बड़ा करने के लिए बहुत बड़े ज्ञान की भी ज़रूरत है। जैसे जैसे आप लोगों से, शिक्षा के माध्यम से, समाज से, व्यापार से, जॉब से सीखते हैं, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी जानकारियाँ बढ़ती हैं। जानकारियाँ ऐसी होती हैं कि आप एक जानकारी को दूसरे किसी व्यक्ति से शेयर करते हैं तो वो बढ़ती हैं। अगर उन जानकारियों से आप पैसा कमाते हैं और उस पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो गोल्ड और पैसा आपका कभी ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपको जो जानकारी मिल चुकी है, जो आपके दिमाग में जानकारियाँ बैठ चुकी हैं, वो आपको लाइफ टाइम आपकी मदद करती रहेंगी, आपके प्रोग्रेस में, आपके विकास में, दूसरे को सिखाने में, दूसरे को आगे बढ़ाने में, हर जगह पे आपको आपका सीखा हुआ कार्य आपको बढ़ाएगा ही, आपको घटाएगा नहीं। आपका सब कुछ घट सकता है,
लेकिन आपका ज्ञान, जो सीखने की प्रवृत्ति है, जो काम करने की प्रवृत्ति है, जो आप सीखते हैं समाज से, वो कभी कम नहीं हो सकता। इसलिए आप निरंतर शिक्षा पे फोकस करिए, अपनी जानकारी बढ़ाने पे फोकस करिए, अपने विकास पे फोकस करिए। अगर आप अपने विकास पे फोकस करना चाहते हैं, जिस दिशा में फोकस करना चाहते हैं, जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उस दिशा संबंधित नॉलेज को इकट्ठा करिए, उस जानकारी को हासिल करिए। आपका जीवन सरल हो जाएगा। आपकी जानकारियाँ आपके आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी और आपकी जानकारी से ही आप सफल हो सकते हैं, दूसरे को भी सफल कर सकते हैं। मैं आपको और आपके इस टाइम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे वीडियो को इतने अच्छे से देखते हैं, इतना प्यार देते हैं। और इस प्यार को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं नेक्स्ट टाइम फिर वीडियो बनाऊंगा आपके विकास के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए। सही। मैं जहां भी जाता हूं, जिस जगह भी जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, सिर्फ जानकारियाँ हासिल करता हूँ। चाहे छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, मजदूर व्यक्ति हो, बिजनेसमैन व्यक्ति हो, शिक्षक व्यक्ति हो, शिक्षक व्यक्ति हो, शिक्षा लेने वाला व्यक्ति हो, हम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, किसी भी तरह के व्यक्ति से मैं मिलता हूँ तो बस उससे जानकारी हासिल करता हूँ। क्योंकि हमने अपने अंदर सीखने की प्रवृत्ति को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है कि जिस आदमी से मैं बात करता हूँ, कुछ ना कुछ मैं सीख के ही आता हूँ उससे। बिना सीखे मैं कहीं से नहीं आता हूँ। मैं दुकान पे अगर किसी से बात भी करता हूँ तो उस दुकानदार के कार्य करने की प्रवृत्ति को देखता हूँ, उसके टैलेंट को देखता हूँ, उसकी बेचने की कला को देखता हूँ, कस्टमर से बात करने की कला को सीखता हूँ। वैसे ही जैसे मैं कि स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में जब बैठता हूँ, टीचरों से मिलता हूँ तो टीचरों से कुछ जानकारी मिलती है। टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे बच्चों से परीक्षा लेते हैं, कैसे गार्जियन से बात करते हैं, कैसे उनसे बच्चों को मोटिवेट करके, बच्चों को ओबलाइज करके स्कूल भेजने की कला को डेवलप करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं जहाँ भी जाता हूँ बस सीखता ही सीखता हूँ। जब सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रक्रिया मेरी इतनी तेज़ है तो स्वाभाविक है कि मैं जिस भी काम को करूँगा उसको करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि मैं हमेशा ज्ञान पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ज्ञान का इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको कभी घाटा नहीं देता है। ये इन्वेस्टमेंट दिन पे दिन मजबूत होता है, निखरता जाता है और दूसरे को बढ़ाने में भी सहयोग करता है। जब आपको ही ज्ञान नहीं रहेगा तो आप दूसरे को कहाँ से सिखाएंगे? आप दूसरे को तभी सिखाएंगे जब किसी से आप सीखे रहेंगे। चाहे किताब के माध्यम से सीखें, चाहे स्टूडेंट के माध्यम से सीखें, चाहे टीचर के माध्यम से सीखें, किसी न किसी के माध्यम से सीखेंगे तभी आपका ज्ञान बड़ा होगा, आपका ब्रेन बड़ा होगा, आपकी सीखने की क्षमता बड़ी होगी, आप सिखाने में भी क्षमतावान होंगे और आप करने में भी क्षमतावान होंगे। तो आपसे मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि आप जहां भी रहिएगा पॉजिटिव वे में रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचिएगा, पॉजिटिव शेयर करिएगा, पॉजिटिव एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि सफल होने के लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में नेगेटिव माहौल की संख्या बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी 95% है, 5% पॉजिटिव लोग हैं। तो आपको सीखना और पॉजिटिव होना बहुत कठिन लगेगा, लेकिन उसी कठिन समय में, उसी कठिन जगह पे आपको पॉजिटिव बनना है, क्योंकि अगर आपको सफल बनना होगा तो पॉजिटिव बनना होगा। और देश का माहौल सुधारना है तो लोगों को अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, तभी अच्छा होगा। आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे वीडियो को देखने में इतना समय देते हैं। आपका प्यार इस चैनल को बहुत मजबूत बना रहा है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।